आज बात करती हूँ 71वीं बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं ग्रुप क्रिएट करने वाली हूँ। अगर उस पर 25 लोग जुड़ते हैं, अगर मैसेज करते हैं, तो मैं जल्दी ही ग्रुप क्रिएट करूँगी। क्योंकि अभी मैं जो करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत नया नया स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, तो बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में पता भी नहीं है। और मैं क्या बनाऊँगी, क्या क्रिएट करूँगी, कैसी वीडियोज़ अपलोड करूँगी, और मेरी नॉलेज क्या है। क्योंकि देखिए, वीडियोस बनाना एक कॉन्फिडेंस का भी काम है, मुझे अब लगता है। पहले लगता है कि बहुत आसान काम है, लेकिन अब लगता है आपको आपकी नॉलेज एक अलग बात है, और वीडियोस बनाना, कंटेंट तैयार करना बहुत कॉन्फिडेंट होने की बात होती है। तो अभी धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ काफ़ी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जितने जल्दी आप मैसेज करेंगे, आप लोगों के लिए उतना ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है बीपीएससी मेंस का, ठीक है। और कभी मैं अपने मार्क्स के बारे में भी बताऊंगी कभी बाद में आप लोगों को। तो अभी सारी चीज़ें बताना ठीक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 70वीं बीपीएससी का मैंने जो भी मेंस के क्वेश्चन पेपर देखे, ये वीडियो लंबा होने वाला है थोड़ा, और एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं एंड में बताती हूँ। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अगर 2 साल के क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले ऑप्शनल हुआ करता था, अब ऑप्शनल नहीं है। लेकिन जो जीएस का जो पैटर्न है और क्वेश्चन है, जो उसका लेवल है, वो बहुत ही अच्छा है। मैं ये मान के चलती हूँ कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। काफ़ी आपकी अप्रोच जो होनी चाहिए वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, और बहुत एनालिटिक अप्रोच होनी चाहिए आंसर राइटिंग में। तो उस पर मैं सारी चीज़ों पे डिटेल से आज बात करने वाली हूँ। काफ़ी वीडियो लंबा होने वाला है, तो उसको प्लीज़ पेशेंस के साथ देखिएगा, और जो मैं बताने वाली हूँ उसको ठीक से देखिएगा। 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर जो पूछे गए थे, वो इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इंटरनेशनल रिलेशन से पहले भी, आप काफ़ी पहले 7-8 साल पहले, 10 साल पहले भी जाएंगे, तो बीपीएससी में हमेशा से ये पैटर्न उसका रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें आपको ज़रूरत होती है काफ़ी एक जो बहुत स्ट्रेटेजिक अप्रोच की, जब भी इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ आपको हिस्टोरिकल चीज़ें भी देनी होती हैं आपको रिसेंट कंटेंट भी देना होता है। रिसेंट डेटास की तो बहुत ज़रूरत नहीं है, जब ट्रेड की बात होती है तभी डेटास की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो बात करती हूँ, मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, नेशनल इशू से उठाया है क्वेश्चन, इंटरनेशनल से लिया है। आप अभी तो नहीं बता सकती, लेकिन लास्ट में जब एग्ज़ाम होगा और जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, आप बताएंगे कितना आपके लिए यूज़फुल रहा है। जितने मैं कुछ क्वेश्चन देने जा रही हूँ, सिर्फ अभी मैं एक सेक्शन का क्वेश्चन दे रही हूँ। अगर ग्रुप क्रिएट करूँगी तो हर दिन मैं आंसर राइटिंग करवाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ को मैंने मिला के तैयार किया है। और इतना अगर तैयार आप इंटरनेशनल के लिए एटलीस्ट करते हैं, नेशनल के लिए अभी और मुझे करवाना है, तो मुझे लगता है बीपीएससी जो 71st बीपीएससी का मेंस होगा, वो आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। सबसे पहले तो देखते हैं कि लद्दाख में हो रहे विरोध प्रदर्शन के जो मुख्य मुद्दे हैं, वो कारण क्या है। सबसे पहले तो कारण पे आते हैं कि क्या रीज़न रहा है जब जम्मू कश्मीर से अलग हुआ एक यूटी के रूप में लद्दाख। तो लद्दाख जब अलग हुआ, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी, ऐसी कौन से कारण बने कि इतनी ज़्यादा वहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और उनके पीछे जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है। 6 शेड्यूल में ऐड करने की मांग हो रही है। इसके ऐड करने का जो मतलब होता है वो क्या होगा। ऐड करने का, अगर 6 शेड्यूल के अंदर सरकार उनको दर्जा देती है लद्दाख को, तो उसके बाद उनके स्टेटस जो होगी वहाँ लद्दाख की और वहाँ के लोगों की, उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है। और कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, कौन से ऐसे डर हैं जो वहाँ के लोगों को सता रहा है, जिनके कारण इतनी बड़ी जनसंख्या में वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया, एक आंदोलन का रूप कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ के लीडर को भी गिरफ्तार किया गया। ऐसी कौन से कारण हैं, ठीक है। मैं एक दिन फॉर्मेटिंग भी इसकी अच्छे से कराऊंगी, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। लद्दाख से जो भी रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाएगा, मुझे लगता है, मतलब पूछा ही जाना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं पहलगाम अटैक में जो अटैक हुआ, उसने सबसे बड़ी जो चुनौती दी वो हमारी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दी कि सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी कौन सी बड़ी चूक हो गई जिसके कारण इतना बड़ा अटैक हुआ। वो भी हमारे देश के अंदर एक बहुत सेफ जोन माना जाता है, सेफ जगह माना जाता है पहलगाम, टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, लेकिन इतना बड़ा अटैक होना। तो सबसे पहले तो उन कारण को दिखाएंगे, और जब ऐसे कारण को दिखाएंगे तो आप वहाँ के जियोग्राफिकल जो लोकेशन होगा उसको ज़रूर दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा मैप ड्रॉ करें जेएनके का,
और वहाँ पे पहलगाम जो कि श्रीनगर से थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है, तो वहाँ पे एक डॉट से एक बड़ा डॉट बना के जरूर लोकेशन को पहलगाम लिख के दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप चुनौतियाँ दिखाएंगे। एक बड़ी चूक थी ये तो माना जाता है, लेकिन उस चूक जो हुई तो कहाँ कहाँ कमी रह गई, ठीक है, हमारी आंतरिक सुरक्षा में, जिसके कारण इतना बड़ा जो हमारे अटैक हुआ। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की आप सफलता को दिखाते हुए उसका विश्लेषणात्मक विवेचना कीजिए। जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर होगा। तो उसमें हमारी दिखाना है, डिफेंस सिस्टम को दिखाना है, जो हमारे डिफेंस के द्वारा जो मिसाइलें वहाँ पे दागी गई, जहाँ वो एयर स्ट्राइक किया, ये जितनी चीज़ें हुई वो आपको कहीं ऑथेंटिक सोर्स से दिखाना है, कुछ भी नहीं लिख देना है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट के डेटाज है वहाँ से ऑथेंटिक सोर्स लेना है, पीआईबी से लेना है। पीआईबी मुझे लगता है बहुत ऑथेंटिक है वो सोर्स, तो वहाँ से आप बताएंगे कि क्या क्या हुआ, ठीक है। और इसे सफल माना जा सकता है, कितने कम समय में एयर स्ट्राइक के द्वारा, सारी चीज़ों के द्वारा हमने, पाकिस्तान अपनी तरफ से उनका स्टेटमेंट है कि उन्होंने जीत हासिल की, हमारा कहना है कि हमने जीत हासिल की, लेकिन एक आपको अपने तरीके से विश्लेषण करना है, पक्ष अपना ही रखना है, ठीक है। हमारे देश की ही इसमें सफलता दिखानी है आपको, ठीक है, तो वो दिखाने। उसके बाद देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन एक डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन फिर इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस साल के शुरू से ही बहुत विवादों के घेरे में रहे। विवाद इसलिए कि टैरिफ वॉर, उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड कहा जाए तो टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है, ठीक है। ब्राज़ील पे 50%, चाइना पे भी लगाया, लेकिन हालांकि चाइना पे उसको रिड्यूस कर दिया, और इंडिया पे भी 50% टैरिफ लगाया। इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि 50% टैरिफ लगाने का सीधा सा मतलब है कि ब्रिक्स देशों को टारगेट किया जा रहा है, और इंडिया से ये डिमांड है कि इंडिया रसिया से जो भी नेचुरल गैसेज या फिर ऑयल इंपोर्ट करता है उसको कम करे, जिसे इंडिया ने सीधे से नकार दिया, ठीक है। इस पे और भी मैंने क्वेश्चन बनाया है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका के अन्य देशों से, ग्लोबली जो बड़े बड़े देश है, उसमें होने वाले परिवर्तन को समझाइए, ठीक है। परिवर्तन का ओवरऑल आपको समझाना पड़ेगा और टैरिफ के संदर्भ में समझाना पड़ेगा। लेकिन जब भारत से रिश्ते की बात होती है डोनाल्ड ट्रंप सरकार की, तो वहाँ जो वीज़ा इशू है उस पर, गोल्डन कार्ड जो वहाँ इशू हुआ उस पर भी बात करेंगे हम, और सबसे बड़ी बात जो अभी वो टैरिफ पे हुआ है उस पर भी बात करेंगे। ये दो बात हम ज़रूर करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, टैरिफ ही मुद्दा नहीं है, हमारा वीज़ा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और उसके बाद दिखाएंगे कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वार जो चल रहा है उसका विश्लेषण कीजिए, ठीक है, या फिर तर्क सहित समझाइए। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। इसका कारण ये है कि एक तो आपने उसमें क्वेश्चन को विश्लेषण करना है अपने तरीके से, दूसरी बात इसमें आपको डेटा यूज़ करना है। हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो दिखाना है, और ट्रेड किसके पक्ष में, इनफैक्ट यूएस के ही पक्ष में है, लेकिन ट्रेड हमारा जो दिखाना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस कंडीशन क्या है, उस देश के साथ हमारा जो ट्रेड है उसमें क्या क्या, हमारा ट्रेड वॉर के बाद जो 50% टैरिफ के बाद हमारा लॉस क्या क्या होने वाला है, हमें क्या कोई फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप बताएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़े से डेटा ज़रूर तैयार कर लें। ट्रंप गवर्नमेंट से डेटा, लास्ट ईयर से आप डेटा तैयार करें तो बेहतर है, और अभी की स्थिति दिखाएंगे, बायलैटरल ट्रेड कितना हो रहा है हमारा यूएस के साथ, हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या है, ठीक है, और इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है या स्टार्टिंग हो चुका है। हालांकि जो न्यूज़पेपर में बातें आ रही हैं आर्थिक जगत की, उसमें तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि ट्रेड जो टैरिफ लगा हमारे ऊपर 50% का, उसके कारण हम लॉस में हैं, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ों को अभी रिसेंट भी डेटा को आप इस मंथ की भी जो डेटा है या फिर एग्ज़ाम के समय तक की जो डेटा होगी, उस मंथ की जो इकोनॉमिक डेटा होगी, ठीक है, ट्रेड का, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बात पक्ष में विश्लेषण करेंगे ना। तो जब हम अपने पक्ष में विश्लेषण करना है, तो जब विश्लेषण का मतलब ही होता है कि आपके पास कुछ ऐसे तर्क हो, आपके पास कुछ ऐसे डेटाज हो, आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस हो जिसके कारण आप अपने पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं, आंसर को मजबूती से लिख सकते हैं।
तो आपको ये डेटा रखना पड़ेगा, रिसेंट उस टाइम का भी थोड़ा डेटा रखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं अब हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि कहाँ से और क्या क्या आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ना जो है ना, ये प्रिपरेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल काम है। ये कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं सिर्फ स्ट्रेटेजी समझा देना चाहिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे डिस्कस करना चाहिए, इससे शायद नहीं होगा, ठीक है। तो आप, मेरा यही रिक्वेस्ट है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियोस को आप जितनी ज़्यादा देखेंगे, जितनी ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट को मैं बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, आपके कमेंट को बहुत, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उतना ही मैं मोटिवेट होंगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, ठीक है। मैं भी आपके सक्सेस के साथ आपकी भागीदार बनना चाहती हूँ, ताकि एक दिन आप कहीं ना कहीं खड़े होके एक बार ज़रूर ये कहें कि हाँ, इस वीडियो ये जो मैं देखता था या देखती थी, उनका भी थोड़ा क्रेडिट होना, मतलब मेरे को क्रेडिट तो नहीं चाहिए, ये नहीं कह सकती, बट मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर किसी एक भी एस्पिरेंट की लाइफ मेरे कारण बन जाती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। तो ये द्विपक्षीय आप चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है, और उसका फ्यूचर में भी ये भी बताएंगे कि भारत के रिश्ते पे अमेरिका के साथ जो रिश्ता है, क्योंकि 2008 में न्यूक्लियर डील हो चुका है, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के द्वारा जो न्यूक्लियर डील हुआ था, उसका भी क्या, उससे वैसे हालांकि कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इस डील से, लेकिन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। FTA का जो मैटर है उसमें भी क्या क्या होगा, तो ये देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बदलते आर्थिक परिदृश्य में भारत की विदेश नीति रूस को सपोर्ट दे रही है या यूक्रेन को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको भी पता है कि हम डायरेक्ट कहें, डायरेक्ट तो हम नहीं करते हैं अभी, क्योंकि हमारा मानना है कि किसी भी वर्ल्ड के शुरू से ही आफ्टर इंडिपेंडेंस हम किसी एक देश को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मल्टी जो पोलर वर्ल्ड है, हम उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, ये नेहरू जी की नीति थी, और उसको आज भी कहीं ना कहीं हम उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आप जब मिडिल ईस्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि शुरू से 1948 में जब फ़िलिस्तीन जब उससे पहले ही हालांकि बन चुका था, फ़िलिस्तीन को हमने शुरू में ही सबसे पहले देशों की कतार में भारत था जिसने फ़िलिस्तीन को एज ए कंट्री मान्यता दी थी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, डेवलपमेंट था इजराइल का, वो बढ़ते चला गया, ठीक है। आपने देखा कि 1956 का जो 6 डेज वॉर था इजिप्ट के साथ इजराइल का, उसमें भी इजराइल ने जीत हासिल की। तो इजराइल एक तरह से मिडिल ईस्ट में अपनी कमांड हमेशा स्ट्रॉन्ग करता रहा है, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या फिर हम डिफेंस के मामले में कह सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर रिसर्च के मामले में कहते हैं, तो बहुत आगे है इजराइल, और भारत की उससे काफ़ी कुछ एग्रीमेंट है। तो अभी नए परिदृश्य में, बदलते वर्ल्ड में जो ग्लोबल सिनेरियो है, उसमें इंडिया का हमेशा देखिएगा कि एक बैलेंस अप्रोच होता है सपोर्ट देने के मामले में, या फिर फ़लस्तीन को देना हो या इजराइल को देना हो। और जब भी UN में इन दोनों के मैटर पे वोटिंग होती है तो जनरली इंडिया उससे एब्सेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया अपना नहीं बताना चाहे, तो दोनों देशों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो एक ये न्यूट्रल अप्रोच है। कहते हैं ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कभी कभी कोई डिसीज़न नहीं देना या डिसीज़न नहीं लेना भी एक डिसीज़न होता है। तो भारत जो है, मैं बहुत सारे मुद्दों पे ऐसा देखती हूँ कि इंडिया वही अप्रोच अप्लाई करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कहीं कहीं बेस्ट अप्रोच माना जाता है। जैसे यूक्रेन और रसिया के मुद्दे पे जब हम बात करते हैं तो देख रहे हैं कि शुरू में प्रधानमंत्री मोदी जी लास्ट ईयर यूक्रेन भी गए, वहाँ भी उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस यहाँ पे सीज़ फायर की स्थिति को सपोर्ट करते हैं, दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त होना चाहिए, एज ए कंट्री यूक्रेन को हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके इस ईयर आपने देखा होगा कि हमारी काफ़ी डील हुई है रसिया से, ठीक है। आर्म फोर्सेस को भी लेके हुई है, डिफेंस के मैटर में भी डील हुई है हमारी, और जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के मामले में भी हमारी डील हुई है। और इंडिया ने साफ तरीके से अमेरिका को समझा दिया है कि हम पेट्रोलियम या नेचुरल जो गैस है, ठीक है, वो हम वहाँ से इंपोर्ट रसिया से करेंगे। बहुत दबाव के, अमेरिका का बहुत दबाव था कि इंडिया इसे बंद कर दे तेल खरीदना, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने साफ संकेत, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत दिया है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो न्यूट्रल हमारा अप्रोच था वो थोड़ा थोड़ा अलग, एक यूनिडायरेक्शनल जा रहा है, कहीं ना कहीं रसिया के सपोर्ट में जा रहा है। और वो हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि रसिया का जो तेल हमें मिलता है वो सबसे कम दाम पे हमें मिलता है, ठीक है। हम पता है कि 70% अपना हम तेल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं,
हमारी एनर्जी सेक्टर जो है वो 70% चलती ही इम्पोर्ट के आधार पे, ठीक है। हमारे पास नेचुरल गैस है, उसकी बहुत सारी चीज़ों की बहुत लिमिटेड है अवेलेबिलिटी है। और जो हमारा न्यूक्लियर जो पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, वो 2% का ओनली हमारा योगदान है पूरे एनर्जी सेक्टर में। देखते हैं 67% का जो योगदान है वो हमारे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उनका योगदान है। तो हमारी मजबूरी हो जाती है इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर देखना है, सब कुछ डेवलपमेंट देखना है तो इसलिए हमें ये बताना पड़ेगा, हम सपोर्ट करना पड़ेगा कि रसिया को हम सपोर्ट करते हैं और हम रसिया से लेने हमारी मजबूरी भी है। और हमारी एक जो आर्थिक और क्या कहते सकते हैं बायलैटरल रिलेशन हमारी रसिया के साथ बहुत ही शुरू से भी है, जब यूएसएसआर था तब से है। और 1970 वॉर का जो बांग्लादेश का विद्रोह था, वहाँ जो हमें रसिया ने सपोर्ट किया था, ठीक है, अपने शिप को भेज के अपने, तो वहाँ भी हमने देखा कि रसिया हमारे साथ अकेला खड़ा है, यूएस भी हमारे साथ नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको बताना है कि रसिया से हमारे काफ़ी पुराने रिश्ते हैं और इस मामले में रसिया को इंडिया सपोर्ट करता है। हमारी मजबूरी भी है और हमारी ये इच्छा भी है और हमारी विदेश नीति का एक भाग भी है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये करना है। तो हमेशा तर्क के साथ इंटरनेशनल रिलेशन जब भी आप पढ़ें ना, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि तर्क के साथ अपने आंसर की पुष्टि कीजिए। हमेशा नॉर्मल मत लिखिएगा ऐसा होना चाहिए। उसमें इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी नहीं होता। यहाँ आइडियलिस्टिक जो अप्रोच होता है उसमें कोई जगह नहीं होता है। प्रैक्टिकल आपको अप्रोच देना है और आपकी प्रैक्टिकल जो अप्रोच होनी चाहिए वो नेशनल इंटरेस्ट से हमेशा जुड़ा होना चाहिए। हमेशा जब तक आप नेशनल इंटरेस्ट को नहीं दिखाएंगे, मतलब आपका जो अप्रोच है वो नेशनल नहीं है। सबसे पहली बात तो जो भी गवर्नमेंट आता है उनका सबसे पहला काम यही होता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट जो होता है उसको इंश्योर करेंगे। किसी के साथ बायलैटरल जो भी ट्रेड हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, डील हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, तो इस चीज़ को आपको भी अपने आंसर में दिखाना है। दो चीज़ों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा आंसर लिखते समय। एक जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, वहाँ जितने भी मेजर्स लिए जाते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए जाएंगे अगर देश के द्वारा इस मुद्दे पे, तो वहाँ आपको सपोर्ट करना है, बिल्कुल लिखना है स्ट्रांगली कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं। और जब भी दूसरा इंटरनेशनल जो भी रिलेशन की बात आती है आपकी फॉरेन पॉलिसी की, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि सबसे पहला हमारा काम है हमारी जो नेशनल हमारी इंटरेस्ट है उसको इंश्योर करना, उसको सिक्योर करना। तो उसके आधार पे जो भी चीज़ें होती हैं हम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत अफगानिस्तान के जो बायलैटरल जो रिलेशन है, अभी आपने देखा होगा कि उसमें एक परिवर्तन आया है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। ये क्वेश्चन मैंने खुद तैयार किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के कि क्या क्या पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। ये कहीं से मेरा कोई भी मटेरियल आप नहीं देखेंगे कि मैं कहीं से लेती हूँ, भले मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ। मेरा वीडियो 1-2 दिन गैप भी हो जाता है, अगर मुझे लगता है कि कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मेरे पास देने के लिए नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, ठीक है। भारत अफगानिस्तान की रिश्तों में आए परिवर्तन को आप किस रूप में देखते हैं, ठीक है। और क्या अफगानिस्तान को समर्थन देना भारत की जो फ्यूचरिस्टिक विदेश नीति है को समर्थन देती है? अपने उत्तर की व्याख्या तर्क सहित करें, ठीक है। अब तर्क सहित में चूँकि वहाँ के जो प्रमुख थे, राष्ट्र प्रमुख, वो इंडिया आए थे और भारत ने उनको समर्थन भी दिया। अब दो बातें होती हैं, 2-3 यहाँ पे डायरेक्शन समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो जब भारत अगर अफ़गानिस्तान को सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान अभी तालिबान के द्वारा ड्राइव किया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, लोकतंत्र भी नहीं है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि गलत स्टेप है, गलत जो इंडिया की जो पॉलिसी है, लेकिन गलत नहीं है। अब जानने की कोशिश करते हैं कैसे। आपको याद होगा 2007 में वहाँ पे संसद बनाया गया था, वहाँ का अफ़गानिस्तान में पार्लियामेंट बनाया था जो भारत ने बनाया था। भारत अपना मिलियन अरब डॉलर से ज़्यादा का वहाँ पे निवेश कर चुका है, वहाँ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, वहाँ के डेमोक्रेसी के लिए। और भारत इतना प्रोजेक्ट वहाँ पे अपना इन्वेस्ट करने के बाद जब वहाँ तालिबान का अटैक होता है और तालिबानियों के हाथ में अफ़गानिस्तान की सत्ता आती है, तो भारत को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है भारत के लिए, क्योंकि इतना लॉस हुआ एक तरह से। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी वो स्ट्रेटेजी हमारी डिप्लोमेसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो भारत उस समय कुछ नहीं किया, उसने न्यूट्रल अपना चुपचाप हो गया।
और जहाँ पाकिस्तान से देखते हैं अफ़गानिस्तान के रिलेशन, तो अभी बहुत ही ख़राब दौर से चला गया, क्योंकि एक प्रोविंस है वहाँ का बलूचिस्तान, जो कि 5 प्रोविंस है पाकिस्तान में, और एक जो साउथ वेस्ट का प्रोविंस है वो सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान। वहाँ पे ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया बलूचिस्तानियों के द्वारा, लेकिन उसके पीछे कारण ये था कि वहाँ रेयर अर्थ जो मिनरल्स है वो बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में, ठीक है, और उसको पाकिस्तान देना चाहता है उसकी माइनिंग के लिए चाइना को, ठीक है, और ये अफ़गानिस्तान नहीं चाहता है। इस वजह से सारी चीज़ें वहाँ क्रिएट हुई और ये मैटर, तो पाकिस्तान को भी ठीक नहीं लगेगा पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, और चाइना को भी ठीक नहीं लगा। तो एक तरफ तो हमारी शत्रुता है पाकिस्तान के साथ वो भी बढ़ती जाएगी, लेकिन हम अपना भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देखने की कोशिश करेंगे। तो जो हम सपोर्ट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को, तो वो कहीं से गलत नहीं है। अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा वहाँ पे कहीं ना कहीं हम दिखाएंगे कि वहाँ की हम डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहती है। इसलिए इंडिया हमेशा ऐसे देशों को सपोर्ट करती है और अफ़गानिस्तान को भी सपोर्ट करती है। तो हम उसके पक्ष में, हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो टेररिज्म से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, फिर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि उसकी डेमोक्रेसी के लिए हम कर रहे हैं, और हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है, हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जो इंडिया ने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया था वो आप ज़रूर एक बार देख लेंगे, और कितने पूरे पैसे लगे हैं इंडिया का इन्वेस्टमेंट पे और किस साल हुए हैं वो थोड़े से आप देख लेंगे, ठीक है, और सपोर्ट करना है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है, मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को 2 पार्ट में कर दूँ। अभी एक पार्ट मैंने बनाया, अभी कुछ देर के बाद मैं अभी दूसरा पार्ट बनाने जा रही हूँ। आज इस वीडियो को अभी तुरंत अपलोड कर रही हूँ, और प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।